अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह 9 और मैं हूं आपकी होस्ट माविश सैयद। हम फितरी तौर पे नाकामियों से बहुत डरते हैं। हम ना खुद नाकाम होना चाहते हैं और ना ही अपने प्यारों को नाकाम देखना चाहते हैं। इसीलिए एग्ज़ाम्स के दिनों में माएँ हिटलर बन जाती हैं, क्योंकि फ़ेल होना तो दूर की बात, हम माएँ ये बर्दाश्त नहीं करती कि बच्चे के किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ जाएँ। पेरेंट्स बच्चों को फोर्स करके वो डिग्रीज़ परसू करवाते हैं जिनकी जॉब मार्केट में डिमांड होती है। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं और अगर कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी सामने आ जाए तो हम बिल्कुल उन्हें एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, इस डर से कि कहीं वक्त और पैसा दोनों ही ज़ाया ना हो जाए। यानी कि हम लोग रिस्क लेने से डरते हैं और उसकी वजह और कोई नहीं, सिर्फ यह है कि कहीं मैं नाकाम ना हो जाऊँ। हमें ये समझना चाहिए कि नाकामी कोई हतमी चीज़ नहीं है, ये आपको डिफ़ाइन नहीं करती। हकीकत ये है कि ये जो सक्सेस है ना, ये एक पूरा प्रोसेस होती है और नाकामी उसका एक छोटा सा पार्ट। तो करना क्या चाहिए? अपनी नाकामियों को देखने का नज़रिया चेंज कीजिए। ये सोचें कि ये नाकामी कोई नाकामी नहीं है या इससे मायूस ना हो जाऊं, इसको मैं एक लर्निंग एक्सपीरियंस लूं और आइंदा वो तमाम चीज़ें जो मैंने गड़बड़ की हैं, जो गलत की हैं या कोई ऐसी काम मैंने किया है जिसकी वजह से मैं आज नाकाम हुआ हूँ, नेक्स्ट टाइम जब मैं ट्राई करूँगा तो मैं वो चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा। जब आप अपनी नाकामियों को एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस देखना शुरू हो जाएंगे तो आप मायूस नहीं होंगे, नाकामियों से दिल बर्दाश्त नहीं होंगे, बल्कि अपनी कामयाबी की तरफ के सफ़र को जारी रखेंगे। मेरा और आपका साथ रहेगा 9 बजे से 11 बजे तक। मेरे साथ मौजूद है राजिया, जो आपको बताएंगे कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। हमारे साथ शेफ़ साइमा मौजूद हैं, जो कि हमेशा की तरह एक बड़ी लजीज डिश लेकर आई हैं, और कुछ मेहमान हैं जो आपको जब मैं उनसे मिलवाऊंगी तो आप यकीनन बहुत कुछ उनसे सीखेंगे। तो कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद मैं राजिया के पास जाऊँगी, जो हमें बताएंगी कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। आई विल सी यू राइट आफ्टर द ब्रेक। थैंक यू सो मच मावश। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ दुनिया भर से इंटरेस्टिंग न्यूज़। तो बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज़ की जानिब। क्या हो कि अगर आपके घर में एक साथ 200 लोग रहते हों, वो भी मिलजुल कर इत्तेफाक के साथ, क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं? यकीनन मुश्किल होगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी में तो ऐसा होता हमें पॉसिबल नज़र नहीं आता। लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में एक ऐसा ही ख़ानदान ज़रूर मौजूद है जहां एक ही छत के नीचे, जी हाँ, एक ही छत के नीचे 200 लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। भारत के शहर बिकतावंग नामी एक गांव में एक ऐसा खानदान मशहूर है जहां पर एक घर के अंदर 200 लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। इस घर के सरबराह पोज़्यूना की 38 वाइफ्स थी। काफ़ी अनोखी बात है, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ है, लेकिन वो भी निभाना बहुत मुश्किल होता है और एक साथ तो हमने नहीं देखा कि कहीं 4 बीवियाँ एक साथ रहती हों। लेकिन इस घर में 38 वाइफ्स एक साथ रहती हैं और उनकी 89 नवासियाँ और 36 पोते पोतियाँ हैं। तो यूँ कुल मिलाकर इस घर के 199 अफराद बनते हैं। और सबसे हैरानकुन और मज़ेदार बात यहाँ ये है कि ये सब लोग अपने सारे काम एक साथ मिलजुल कर करते हैं, चाहे वो इनका बिजनेस हो, चाहे वो इनका खाना पकाना हो। मतलब सब काम जो है इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ डिवाइड करके रखे हैं और इस तरीके से एक साथ मिलजुल कर हंसी खुशी रहते हैं, जो कि यकीनन हम सब के लिए एक लेसन भी है। हमें सीखना चाहिए कि अगर हम एक साथ मिलजुल कर रहना चाहें इत्तेफाक के साथ, तो यकीनन ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। इसी के साथ ही बढ़ते हैं अपनी अगली इंटरेस्टिंग स्टोरी की जानिब। क्या हो जब हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? खाना ढूंढते हैं, खाना खाते हैं। लेकिन यहाँ तो जानवर भी खाना खाने के लिए कुछ भी करते हैं। ऐसी ही एक सोशल मीडिया पर वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है जिसमें एक ऑक्टोपस केकड़े की नकल कर रहा है। जी हाँ, ऑक्टोपस, क्योंकि ऑक्टोपस के पास तो टांगे नहीं होती हैं, लेकिन केकड़े की 4 टांगे होती हैं। तो इस वीडियो में देखा जा सकता है, जैसे कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, कि कैसे ऑक्टोपस अपने शिकार पर हमला कर देता है 2 टांगों पर चलकर, जिस पर सोशल मीडिया सार्फिन की तरफ से काफ़ी दिलचस्प कमेंट्स भी सुनने को हमें मिल रहे हैं। कोई कह रहा है कि इस किस्म का ऑक्टोपस उन्होंने पहली बार देखा है, कि केकड़े की नकल क्यों कर रहा है। वैसे आपके क्या कमेंट्स हैं इस बारे में, हमें ज़रूर आगाह कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ ही बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की जानिब। आजकल साउथ कोरिया काफ़ी फेमस हो रहा है। उसकी मकबूलियत की वजह के पॉप और के ड्रामे हैं। वैसे पहले इसे सैमसंग और एलजी जैसी मशहूर कंपनियों के लिए जाना जाता था, मगर आजकल इसकी मकबूलियत की वजह तब्दील हो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साउथ कोरिया एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री भी है और पूरी दुनिया से लोग सयाहत के लिए यहाँ आते भी हैं। इसी बारे में मैं आपको एक साउथ कोरिया के बहुत ही अनोखे दरख्त के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका नाम बांगजे रिकिंगो नामी ये दरख्त है, जो कि तकरीबन 860 साल पुराना दरख्त है।
1000 साल इस पुराने दरख्त की शाखें जो हैं वो काफ़ी दूर दूर तक फैली हुई हैं और इसकी खूबसूरती जो है वो इन्हेंस हो जाती है ख़िज़ा के मौसम में। और आजकल तो वैसे भी फॉल का सीज़न चल रहा है और पूरी दुनिया से लोग इसका नज़ारा देखने के लिए आते हैं। इस दरख्त की एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब कोविड-19 का दौर चल रहा था, जब हम सब लॉकडाउन में अपने घरों में कैद थे, तब इस दरख्त ने जो है साउथ कोरिया के बहुत से लोगों को मिलाने का काम भी किया। जी हाँ, बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं इस दरख्त के नीचे जमा होती थी और एक दूसरे से मिलती जुलती थी, क्योंकि उस टाइम पे रेस्टोरेंट्स और ऑब्वियसली बाकी सारी चीज़ें तो बंद थी, तो ये उनके मिलने का वाहिद पॉइंट भी होता था। और इस दरख्त की खूबसूरती जो है वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा बेमिसाल है। अगर आपका भी साउथ कोरिया जाना हो तो ज़रूर इस दरख्त को देखने जाएं। इसी के साथ ही बढ़ते हैं हम अपनी अगली स्टोरी की जानिब, जो कि है अक्सर लोगों को हमने देखा है कि चांद पर जाने की ख्वाहिश होती है, लेकिन ऐसे लोग भी दुनिया में कम नहीं हैं जिन्हें हमारी ज़मीन से करोड़ों मील दूर सैयारे मार्स पर जाने की ख्वाहिश है। वैसे साइंटिस्ट तो इस पर तजुर्बात कर ही रहे हैं कि मार्स पर आया ज़िंदगी के कोई असरात हैं या नहीं, वहाँ पर पानी की कोई असरात हैं या नहीं। जहाँ हमारे साइंटिस्ट की ये खोज जारी है, वहीं ज़मीन पर भी एक मार्स बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, सऊदी अरब में मार्स की तर्ज पर एक शहर बनाने का प्लान बनाया गया है, जिस पर कितना अमल दरामद होता है ये तो हम देखेंगे। लेकिन $5 बिलियन की कीमत से तैयार किए गए इस शहर में बहुत ही, मेरे ख्याल से बहुत ही अनोखी बात है कि यहाँ कितनी ब्यूटीफुल एक प्लैनेट बनाया जाएगा। AI टेक्नोलॉजी की बात हम करें, जब से आई है हम सबकी लाइफ आसान कर दी और रोज़ रोज़ हम देखते हैं कि AI की हमें नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि AI से क्रिएटेड एक फिटनेस मॉडल इंस्टाग्राम पर काफ़ी मशहूर हो रही हैं, जिनकी फॉलोइंग जो है वो 10,000 से ज़्यादा हो चुकी है और वो लोगों को अपनी पिक्चर से इंस्पायर करती हैं। वैसे पहले हम देखते थे कि फ़िटनेस मॉडल्स जो हैं वो लोग होते थे और वो लोगों को बहुत इंस्पायर करते थे, लेकिन मेरे ख्याल से अब लोगों की ज़रूरत नहीं रही है। हम AI टेक्नोलॉजी पे ही इतने डिपेंडेंट होते जा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हर चीज़ में, हमारी डेली की हर लाइफ में जो है AI इन्वॉल्व हो। तो इसी तरीके से एक मॉडल जो है वो काफ़ी मशहूर हो रहे हैं और इनकी इनकम की बात करें तो ये माहाना $4,000 से भी ज़्यादा कमाती हैं, जो कि वाकई में एक हैरानकुन बात है। यानी जो चीज़ रियलिटी में है ही नहीं, वो इतना सारा पैसा कमा रही है। इसी के साथ ही आज की इंटरेस्टिंग न्यूज़ यहीं तक थी। मैं आपसे कल मिलूंगी और कुछ नई दिलचस्प और मज़ेदार खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओवर टू यू महावश। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी आपने मेरे साथ जाना कि दुनिया भर में क्या हो रहा है और कुछ न्यूज़ अगर एक्साइटिंग है तो काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ है जो कि हमें दुखी कर रही है, उदास कर रही है। लेकिन किचन में इस वक्त साइमा कुछ इतना मज़ेदार हमारे लिए बना रही हैं जिससे हमारा ना सिर्फ मूड बेहतर हो जाएगा बल्कि वी लर्न समथिंग जो कि आज हम अपने मेन्यू में शामिल कर सकते हैं। तो लेट्स वेलकम शेफ़ साइमा। कैसी हैं साइमा? आवेश। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही एक्साइटिंग मैक्सिकन चिकन चीज़ quesadilla की रेसिपी लेकर आए हैं। ओके, ज़बरदस्त। तो quesadilla जो है वो मैक्सिकन डिश है? जी, quesadilla जो है वो मैक्सिकन डिश है और वहाँ का जो पॉपुलर स्ट्रीट फूड है वो quesadilla ही है और ये जो है टोर्टियाज़ के साथ बनाया जाता है। तो मैं सबसे पहले तो नाजरीन को बताना चाहूँगी कि टोर्टिया क्या है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो कैमरा यहाँ ज़रा फोकस कीजिएगा। ये जो आप फ्लैट रोटी देख रहे हैं ये कहलाता है quesadillas, टोर्टियाज़ कहलाता है। अच्छा माविश, मेक्सिको में जो है वो ये तो फ्लावर टोर्टिया है, बट मेक्सिको में quesadillas जो हैं वो कॉर्न टोर्टियाज़ के साथ बनाए जाते हैं। अच्छा। और मैं कहीं पढ़ रही थी कि जो quesadillas है ये ड्राइव किया गया है स्पेनिश वर्ड कीसो से, दैट मीन्स चीज़। तो इनिशियली जब मेक्सिको में ये बनाए जाते थे तो कॉर्न टोर्टियाज़ के साथ इसकी फिलिंग चीज़ के साथ ही की जाती थी, बट विद पैसेज ऑफ टाइम इसमें कई वेरिएशंस और एक्सपेरिमेंट्स किए गए। इसके अलावा ये जो मेक्सिकन फूड है आपको पता है कि पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है, बिकॉज मेक्सिकन क्यूजीन इज़ वेरी रिच बिकॉज ऑफ इट्स ड्राई स्पाइसेस, चिलीज़, बीन्स, एक्जॉटिक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। तो उसकी वजह ये शोहरत यही है कि ये पूरी दुनिया में बहुत पसंद किया जाता है।
इसलिए मैंने सोचा आज अपने नाजरीन को हम कोई मैक्सिकन रेसिपी सिखाते हैं। और आज मैं बिल्कुल बेसिक केसडिया रेसिपी के साथ आई हूँ, लेकिन आगे आइंदा आने वाले शोज़ में हम इसको डिफरेंट वेरिएशन के साथ भी सिखाएंगे। और आज हम अपने नाजरीन को इसके साथ ही एक सावर डिप की भी रेसिपी देंगे, बिकॉज सावर डिप जो है वो ईज़िली अवेलेबल नहीं है मार्केट में, और अगर मिलती भी है तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। अच्छा, एक बात मुझे आपसे पूछनी थी कि ये जो केसडियाज के लिए टोर्टियाज यूज़ करें, तो टोर्टिया तो रोटी ही हुई ना, मैक्सिकन रोटी? जी बिल्कुल, मैक्सिकन रोटी ही हुई, लेकिन मेक्सिको में ये कॉर्न मील से बनाया जाता है। और विद पैसेज ऑफ टाइम जब ये डिफरेंट कंट्रीज़ में आया, डिफरेंट क्यूजीन्स ने इसको अडॉप्ट किया, स्पेशली अमेरिका में, तो वहाँ इसको रिप्लेस किया गया फ्लार टोर्टिया से। ठीक है, मैं इसलिए पूछना चाह रही थी अगर टोर्टिया अवेलेबल ना हो तो क्या हम बिल्कुल आप घर में बना सकते हैं, गूंद के पतली रोटी बना सकते हैं? बिल्कुल, मैदे के साथ आप ऑयल को मिक्स करें और हल्का सा पानी डालकर, जैसे हम अपनी फ्लैट रोटीज़ बनाते हैं, बट इसको फुलाया नहीं जाता जैसे हम लोग यूजुअली रोटी जो घर में बना रहे होते हैं। तो इसलिए ये आपको इतना फ्लैट नज़र आ रहा है बिकॉज इस पर कोई भी प्रेशर लगा के इसको फुलाया नहीं किया। सही सही। तो आज हम चलते हैं अभी हम लोग अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ, और नाजरीन को टोर्टिया रैप्स बनाने की, केसडियाज बनाने के इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। सबसे पहले तो यहाँ मैंने फ्लार टोर्टिया लिया है, ये आपको आराम से मार्केट में अवेलेबल होगा। इसके अलावा यहाँ मैंने 400 ग्राम चिकन मिंस ले लिया है, मुर्गी का कीमा है। इसके अलावा यहाँ पर हमने चीज़ ली है जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है। ऑयल जाएगा इसमें 2 टेस्ट। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे गार्लिक पाउडर, चॉप्ड गार्लिक भी डालेंगे बिकॉज़ चॉप्ड गार्लिक जो है वो इस डिश का फ्लेवर एनहांस करेगा। इसके अलावा हम इसमें ये हेलापिनोज़ डालेंगे, ये भी मैक्सिकन हेलापिनोज़ हैं जिसको हम हरी मिर्चें कहते हैं। अगर आप लोगों के पास घर में ये ना अवेलेबल हों तो आप सिरके में चिलीज़ को डाल के रख दीजिए ओवरनाइट, और नेक्स्ट डे आप उसको यूज़ कर लीजिए। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा, काली मिर्च पाउडर जाएगा, पेपरिका पाउडर जाएगा, थोड़ा सा नमक जाएगा 2 टेस्ट। इसके अलावा हम इसमें ग्रीन चिलीज़ का भी इस्तेमाल करेंगे ताकि ये थोड़ा सा स्पाइसी बने। इसके अलावा हम इसमें ड्राई हर्ब डालेंगे, ऑरेगनो। अगर ऑरेगनो ना हो आपके पास तो आप लोग मिक्स हर्ब भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम हॉट सॉस डालेंगे, थोड़े से चिली फ्लेक्स डालेंगे, और कैप्सिकम 1 कैप्सिकम चॉप डालेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। तो इससे ऑयल डालेंगे। सबसे पहले आप तेल गरम करके जो है वो सबसे पहले हमने ऑयल डाला है, इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें चॉप्ड गार्लिक सौते कर लेंगे। सही। अच्छा, केसडियाज जो है वो ज़रूरी अगर हम चिकन में ना बनाना चाहें तो? आप बीफ मिंस के साथ भी बना सकती हैं, आप खाली चीज़ के साथ भी बना सकती हैं। आप इसको कॉर्न्स के जो है कॉर्न्स का कोई मिक्सचर बना के आप उसके साथ भी बना सकती हैं। जब ये थोड़ा सा फ्रेगरेंट हो जाए तो अब हम इसमें चिकन मिंस ऐड करेंगे। देखिए महाविश, अभी आपको इसकी एक खुशबू से आने शुरू हो गई होगी। अच्छा, मैक्सिकन फूड क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी भी होता है तो हमारे टेस्ट बड्स के बिल्कुल पाकिस्तान में मैक्सिकन फूड बहुत पसंद किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली कोई बहुत अच्छी चेन नहीं है पाकिस्तान में मैक्सिकन फूड बनाने के लिए, बट यहाँ लोग बहुत शौक से खाते हैं क्योंकि ये स्पाइसी होता है। और हमारे भी आपको पता है कि देसी खाने स्पाइसी बिल्कुल। तो हम लोगों ने जब पाकिस्तान में भी केसडियाज आए तो हमने इसको अपने हिसाब से सेट कर लिया, यानी अपने हिसाब से इसमें चेंजेस करके अपने हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारा मैक्सिकन पाकिस्तानी जो है केसडिया इस वक्त तैयार होगा। तो इसमें आप ये डाल के फिर चिकन को फ्राई करेंगे? जी बिल्कुल। इसमें अब हम डालने जा रहे हैं चिकन मिंस। अपना थोड़ा सा चिकन मिंस को भी हम मिक्स करेंगे। ये मैं रख देती हूँ।
और चिकन मिंस में सारे स्पाइसेस डाल के और कर- थोड़ी देर के लिए जी इसको फ्राई कर लेंगे और 10 मिनट्स तक हम इसको कुक करेंगे और ये जब मीडियम हो फ्लेम जाएगा में। कुक तो फिर आप असेंबली स्टार्ट करेंगे। असेंबल करना शुरू करूंगी मैं इनके साथ, वो भी हम आपको दिखाएंगे ज़रूर ताकि नाजरीन को पता चल जाए कि हमने इसको किस फॉर्म में पेश करना है। ठीक है, मुझे बताइए कि अभी आप ये फ्राई कर रही हैं, उसमें जी। आप सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स और ये जी। जो सॉसेस हैं ये भी साथ ही शामिल करेंगे? जी माविश, अभी ये ज़रा कलर इनका चेंज हो जाएगा, कीमे का जैसे ही कलर चेंज हो तब आपने ये सारे स्पाइसेस डालने हैं, लेकिन आपने चीज़ Including ऐड नहीं capsicum? करनी, इंक्लूडिंग कैप्सिकम। ठीक अब ये है। डिपेंड करता है, किसी को कैप्सिकम क्रंची चाहिए होती है तो वो तो वो end में। इसको एंड में डाल दे, और कुछ लोग इसको सॉफ्ट ही खाना पसंद करते हैं तो आप साथ भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये जब चिकन रेडी होगा तो फिर असेंबली में हम वो डालेंगे चीज़ डालेंगे असेंबल करते सही। वक्त, बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जब तक आप ये कीमा रेडी करें तो हम एक ब्रेक लेते हैं, क्योंकि ब्रेक के दौरान आप ये सारा रेडी कर लें, फिर मैं आपके पास वापस आऊँगी असेंबली के टाइम पर। quesadillas की जो इंग्रेडिएंट्स हैं उससे ऑलरेडी मुझे महसूस हो रहा है कि बहुत मज़ेदार बनने वाले हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मेरे पास एक बहुत ख़ास गेस्ट मौजूद हैं जो कि हमें कोई ऐसी टिप देने वाली है। हम तमाम लोगों को ऐसा लगता है कि बस जब हमारे बॉडी में कहीं भी दर्द होता है तो हमें लगता है कि जी या तो कैल्शियम कम है या तो विटामिन डी कम है। तो हम अपनी गेस्ट से जानेंगे क्या विटामिन डी की कमी होती क्यों है और उसका इलाज क्या है। कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जब तक साइमा अपने quesadillas को असेंबल करेंगी तो मैंने सोचा कि हम अपने नेक्स्ट गेस्ट से मिलवाएं, जिनके बारे में मैंने अभी बताया था कि हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं तकरीबन तमाम लोगों का मसला है, और वो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। जब भी पाँव में दर्द हो या कोई भी मसला हो या हड्डी के किसी भी जोड़ में दर्द हो, पहली बात लोग क्या कहते हैं कि अपना कैल्शियम चेक करवाओ या अपना विटामिन डी चेक करवाओ। अच्छा, जो भी जाके चेक करवाता है वो विटामिन डी डिफिशिएंट ही निकलता है। तो यही समझ नहीं आता कि जिस मुल्क में इतनी धूप पड़ती है और हम सब बाहर घूम रहे हैं फिर भी हम विटामिन डी डिफिशिएंट क्यों हैं। मेरे साथ इस सवाल के जवाब के लिए जिनको मैंने इनवाइट किया हुआ है मौजूद हैं डॉक्टर खुलूद शफ़ी। डॉक्टर खुलूद शफ़ी बहुत इंटरेस्टिंग एक गेस्ट है विद लॉट ऑफ सर्टिफिकेशन, जो उनके कहते हैं लॉट ऑफ फेदर्स ऑन अ हैट। डॉक्टर खुलूद शफ़ी जो हैं वो प्रैक्टिसिंग मेडिकल डॉक्टर हैं, उसके अलावा यूएस सर्टिफाइड एलीट ट्रेनर हैं और उन्होंने बहुत सारी सर्टिफिकेशंस यूएस से ली हुई हैं जो कि हेल्थ और फिटनेस की में हैं। ये स्पेशलिस्ट हैं फिटनेस, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज थेरेपी में। तो लेट्स वेलकम डॉक्टर खुलूद। कैसी हैं? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम और हमारे शो में आने का। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा, अभी मैंने एक बात कही कि हर किसी के एक तो हड्डियों में हो रहा है दर्द, और जब हम चेक करवाते हैं विटामिन डी तो सबका कम आता है, ये क्या वजह है? देखिए, पहली बात तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि विटामिन डी इज़ एक्चुअली नॉट अ विटामिन इटसेल्फ। अच्छा। इट्स कॉल्ड अ प्रो हार्मोन, इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ हार्मोन डी। इसमें मज़े की बात ये कि हम कहते हैं कि यहाँ बहुत धूप निकलती है और फिर भी हम सबके अंदर विटामिन डी कम है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो समझने की है कि इसका सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स जो है वो सनलाइट है, एक्सपोजर ऑफ स्किन टू सनलाइट। हमारे यहाँ जो हमारी कल्चरल सेटिंग्स हैं, हमारा जो पहनना ओढ़ना है, उसमें से हमारी मोस्ट ऑफ द स्किन एक्सपोज्ड नहीं होती सन को। हमारा सिर्फ फेस एक्सपोज हो रहा होता है, हाथ एक्सपोज हो रहे होते हैं, पैर में जूता होता है तो थोड़ा बहुत, हाँ, तो वो भी एक्सपोज नहीं हो क्योंकि हम चाहते हैं टैन ना हो जाए। तो एक्चुअली फॉर विटामिन डी टू गेट एक्टिवेटेड एंड टू गेट एब्जॉर्ब्ड, वो जब स्किन पे पूरी तरह आके पूरी स्किन एक्सपोज होगी आपकी, तो विटामिन डी जो है वो आप एब्जॉर्ब करेंगे, आपके अंदर जाके वो उस हद तक हरकत करके एक्टिव फॉर्म में आएगी। तो स्किन एब्जॉर्प्शन इज़ द प्राइमरी सोर्स। फिर इसके अलावा सेकेंडरी सोर्सेज हैं एनिमल, आप बीफ लिवर, एग योक्स डाइट से ले सकते हैं, प्लांट से ले सकते हैं। जो फोर्टिफाइड फूड हमारे आते हैं, सीरियल्स आते हैं, दूध आता है, फोर्टिफाइड लिखा होता है, AD मौजूद है उससे, दही फोर्टिफाइड। इसके अलावा सोया मिल्क, सोया जो हम खाते हैं इससे। तो पॉइंट इज़ दैट कि एक्सपोजर टू द सन मैटर करता है, कितना एरिया एक्सपोजर है, किस वक्त एक्सपोज हो रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वैसे तो स्टडीज़ से कि नून इज़ द बेस्ट टाइम बिकॉज वो सूरज सवा नज़े पे होता है, तपती हुई धूप होती है, एंड बट
उसके साथ फिर एक और मसला आ जाता है कि कहते हैं स्किन कैंसर का मसला तो नहीं हो जाता। अच्छा, उसका बेस्ट पॉइंट ये, उसको इसलिए ज़रा जजमेंटल कॉल होती है कि आप कहें कि जी नून को आपको कम टाइम लगेगा, धूप लगे और आपने विटामिन डी एब्जॉर्ब करवा लिया, तो बेहतर तरीका मेरे नज़दीक ये होता है कि मैं कहती हूँ शाम को आप जब धूप ढलने से पहले वो जो शाम की वॉक 4-5 बजे की वो जो होती है, तब आप कर लें, थोड़ा लंबा टाइम गुजार लें धूप में, तो आपको यानी कि एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगी, स्किन कैंसर का मसला भी नहीं होगा। तो दैट इज़ समथिंग विच आई गो बाय। और दूसरी डाइट हमारे यहाँ कंसिडरिंग माशी हालात और अपने सबके जैसी भी यू नो इकोनॉमिकल अफोर्डेबिलिटी होती है, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, तो आपको उस तरह देखना पड़ता है। मैं ये कहती हूँ कि आप कम खा लें, रोज़ अंडा मत खाइए, चले रोज़ दूध मत पिए, क्योंकि आई नो इट बिकम्स हैवी ऑन द पॉकेट। ठीक है, वी टॉकिंग अबाउट ऑल द सोशो इकोनॉमिक क्लासेस, नॉट ओनली वन सोशो इकोनॉमिक क्लास। तो आप उसको एक हफ्ते में 3 दफ़ा अंडा खा लें। दूध दही कूंडे का मतलब वो फोर्टिफाइड नहीं होगा, तो वो जो आता है डिब्बे का उस पर लिखा होता है फोर्टिफाइड, दैट्स बेटर। इस तरह सीरियल्स होते हैं उस पर लिखा होता है फोर्टिफाइड, तो वो बेहतर है कि आप वो खाएं, तो आपको विटामिन डी वहाँ से भी मिल जाएगा। तो बाकी जो मैंने बताया बीफ, लिवर, सोया, थिंग्स लाइक दैट, वो अपनी कंटिन्यू रखें, थोड़ा थोड़ा खाएं, बजाय कि बिल्कुल ना खाएं, और खाएं तो बेतहाशा खाएं। तो है कि बस खाते रहें ताकि कहीं ना कहीं से तो आ रहा है। बाकी ये है कि हर कोई विटामिन डी की अफोर्डेबिलिटी नहीं रखता, उसके टेस्ट कराएंगे, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो ये खा लें। और अगर आपको सिम्टोमेटिकली आपको लगता है कि जी जोड़ों में बहुत दर्द हो गया, पट्टे खिंच रहे हैं, या इसके तो और भी अलामात होते हैं, तो मगर ये कि मोटी चीज़ ये कि मुझे पट्टे बहुत खिंच रहे हैं, जोड़ में बहुत दर्द हो रहा है मेरे, तो हम कहते हैं जी विटामिन डी करा लो। दांत बच्चों के या बड़ों के ज़्यादा टूटना शुरू हो गए, या उसमें नज़र आ रहा है कि जल्दी ख़राब हो रहे हैं, और इस तरह की चीज़ों में ना तो आप विटामिन डी करा लें अगर अफोर्डेबिलिटी रखते हैं। मगर फिर अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर आप जाइए और उनसे एक सेफेस्ट डोज की आप प्रिस्क्रिप्शन ले लें और वो लें, क्योंकि विटामिन डी इतना इजी नहीं है टू हैंडल करना। अच्छा, 2-3 बातें आपने जो कही मेरे जहन में आई। एक तो आपने कहा कि धूप में, तो हम तो धूप से ऐसे बच रहे होते हैं कि, और उसका रीज़न शायद टैन होना ही है, तो ये जो हम सन ब्लॉक लगाते हैं, और दूसरी तरफ ये भी तो बात होती है ना खलूत के धूप स्किन को बहुत डैमेज करती है, जल्दी एज करती है, एक बार आप टैन हो जाएं तो यहाँ पे फाइंडिंग द राइट बैलेंस कि धूप से किस हद तक बचें, तो मुझे थोड़ा सा इस पर बताइए कि अक्सर तो शाम की धूप भी बहुत तेज़ होती है, तो आप टैन का ख्याल रखें कि विटामिन डी का? देखिए, अगर आप स्किन आपकी अगर आप लगाएंगे टैनिंग लोशंस, तो ऑब्वियसली वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, टू बी फ्रैंक, ठीक है ना। और सिर्फ चेहरे पर ना हो, भले बाकी बॉडी पे हो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हमारी कल्चरल सेटिंग्स में हम लोग एक्सपोज नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक्चुअली तो आपको अपना पूरे आर्म्स, अपना अपर चेस्ट, अपनी टांगें वगैरह एक्सपोज करनी होती हैं फॉर मोर लार्जर एरिया ऑफ योर स्किन टू बी एक्सपोज टू गेट द एब्जॉर्प्शन। आप खाली चेहरे को एक्सपोज करके विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकते। सो हाँ, और ये है तो फिर ये कि किसी प्राइवेट सेटिंग में छत पे चले जाएं या कुछ इस तरह कर लें। इम्पॉर्टेंट बात ये है, कुछ ऐसा मैं ये कहूँगी कि चलें वो भी नहीं, अगर हम उसको थोड़ा बेहतर करना चाहते हैं तो हम ऐसे रंग के कपड़े ना पहने जिसमें एब्जॉर्प्शन कम हो, थिक कपड़ा ना पहने, कुछ ना कुछ तो पेनिट्रेशन मिले। और शाम की धूप अगर 4:30-4 की है तो 5 बजे बेहतर टाइम है। हाँ, थोड़ा गुड सनलाइट हो, थोड़ा इजी ऑन द स्किन हो। और उसके बाद आप अगर आपको और मज़ीद कहीं जाना है या और चहलकदमी करनी है तो 15 मिनट के बाद, यानी कि 15 मिनट तो तपती धूप के लिए कहा जाता है, तो आप यानी कि 25 मिनट के बाद लगा लीजिए अपनी स्किन अपनी लोशन वगैरह। अच्छा, अब ये मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि कैसे आप, अभी तो आपने कहा कि दांतों से पता चलता है बॉडी में, एक वजन मैंने कहीं बहुत पहले सुना था कि ये जो आपकी वाली हड्डी होती है शिन बोन, अगर आप उसको प्रेस करें इफ इट हर्ट्स, तो क्या वो विटामिन डी और कैल्शियम की डिफिशिएंसी का पता देती है? नहीं, नॉट इन पर्टिकुलर। वो से कि शिन बोन को ही आप प्रेस करेंगे तो होगा, इट्स जनरल बॉडी एक्स लोगों को रहती है कि जी हाँ। चलिए, अब वो सारे सिम्टम्स मुझे बताइए जिससे कोई इंसान गेस कर सकता है कि अच्छा मुझे मैं विटामिन डी डेफिशिएंट हूँ। सबसे पहले तो वही आ गया ना, हड्डियों में दर्द हो रहा है, सही। ये दांत बहुत टूट रहे हैं,
और दांत बहुत टूट रहे हैं, और अगर आप अब डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो कहेंगे आपके दांतों के अंदर टूट तो रहे हैं मगर कमज़ोर हैं आपके दांत, यानी खुद से नहीं टूटे, डॉक्टर कुछ काम करना चाह रहा है डेंटिस्ट उस पर, तो वो कमज़ोर हैं या ज़्यादा जल्दी एजिंग नज़र आ रही है आपके दांत, वेयर एंड टेयर ज़्यादा नज़र आ रहा है आपका। अच्छा, बहुत जल्दी किसी को फ्रैक्चर हो जाते हैं, बहुत जल्दी यानी गिरे और जी फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गई, बाल वाला फ्रैक्चर हो गया। तो ये फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं बोन, अच्छा बच्चों में अगर आप देखा जाए, छोटे बच्चे होते हैं उनमें बोन बेंडिंग बहुत नज़र आना शुरू हो जाती है, मगर तो वो एक अलाम, क्योंकि बच्चा अक्सर बता नहीं सकता कि छोटी उम्र का होगा तो उन्हें कहाँ बताएगा। बड़े बच्चे थोड़े बताते हैं कि हड्डियों में दर्द हो रही है, माँ के पास भागते हुए आएंगे, तो बोन डिफॉर्मिटी होना शुरू हो जाती है। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसके अलावा अगर हम इसको देखें तो हम तो सिर्फ बोन से एसोसिएट करते हैं, मगर बिकॉज मैंने कहा कि ये हार्मोन है तो ख़वातीन में इसके बड़े असरात देखे जाते हैं। अच्छा। और इन जनरल अगर आप ख़वातीन और मर्दों की बात करें तो उनमें भी जब मैं किसी को इस तरह जज करूं कि वेट लॉस के लिए मेरे पास कोई आ रहा है कि जी मेरा वज़न नहीं गिरता, तो उसका विटामिन डी भी करवाना चाहिए। क्योंकि अक्सर विटामिन डी की कमी से भी आपका वेट गेन हो रहा होता है। One of the things, I'm not saying that's the only thing, but it, in my entire experience and the studies, yes, it happens. अच्छा, दूसरी बात ये कि विटामिन डी आप डायबिटीज़ कंट्रोल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन डी। ख़वातीन के जो आयाम होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है विटामिन डी का बैलेंस होना। सो there's a lot of things that affects and cancer भी yes, कैंसर, वायरल इन्फेक्शंस, एनीथिंग, बिकॉज इम्यूनिटी अगर आपकी अप नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली अगर आपको इन्फेक्शन से री इन्फेक्शंस होंगी तो दैट विल eventually, God forbid, take you down the hill towards cancer. चलें, अच्छा आप क्विकली इसको मुझे बताइएगा कि हम अगर हमें इस तरह के एक्स फील हो रहे हैं और तो हम पहले तो विटामिन डी का टेस्ट करवाएं, और अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो अपने तौर से क्या कर सकते हैं? मैं ये कहती हूँ खुद से इंजेक्शंस लेके पी सकते हैं? आई वुड नॉट रिकमेंड इट। अच्छा, हाँ, बिकॉज टेस्ट कराना ज़रूरी होता है, मगर फिर भी ये कर सकते हैं कि जो मिनिमम यानी कि जो सेफेस्ट डोज है जिसको हम 400 से 800 IU पर डे वाली, वैसी आप कोई मल्टीविटामिन ढूंढ लीजिए और उसमें जितना ये हो मिकदार वो रोज़ाना लेना शुरू करते हैं। मगर उसके बाद अपनी चीज़ को खाने पीने से थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करें। अगर आप धूप को भी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, हाँ, बंद होते हैं जिनमें हवा नहीं होती, धूप नहीं होती, और लोगों के स्केड्यूल ऐसे होते हैं कि वो नहीं, बस वही जो ज़िंदगी की भाग दौड़ में भाग रहे होते हैं वही धूप मिल रही होती है बस। तो उसको आप उस तरह कंट्रोल करने की कोशिश, खाने पीने में थोड़ा सा, ऐसे मैंने बताया, विटामिन ले लें जिनमें विटामिन डी जिनमें जो मैंने आपको बताया ना RDA 400 to 800 IU, वो वाले लें ताकि सेफेस्ट तरह रहें, और बाकी आप ग़ज़ा से पूरी करें, ना बहुत ज़्यादा विटामिन डी ले लें क्योंकि उसका भी नुकसान है। अच्छा, हाँ, तो बैलेंस इट हैज़ टू बी बैलेंस्ड। यस, थैंक यू सो मच खलूद फॉर ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। और जिस तरह हम तमाम लोग डेफिशिएंट है, हमारी आदत है कि हमें पता होता है कि ये चीज़ ऐसे फ़ायदा होगा, ये चीज़ यूँ नुकसान है, लेकिन हम करते कुछ नहीं है। और उसी वक्त कभी अगर वाकई खुदा न खास्ता हालात बहुत ख़राब हो जाए या कोई बीमारी हो जाए, फिर हम सीरियस लेते हैं अपनी सेहत को। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, और होपफुली हम आपको दोबारा देखेंगे किसी और सेगमेंट में विद न्यू इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अच्छा, अब हम एक ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद मेरे पास 2 और इंटरेस्टिंग गेस्ट मौजूद हैं जो कि जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि हम अपनी नाकामियों से बहुत डरते हैं क्योंकि हम रिस्क ही नहीं लेना चाहते कोई कि नाकाम ना हो जाए। तो मेरे साथ जो 2 गेस्ट मौजूद हैं उन्होंने अपनी किसी भी नाकामी से वो ना डरे, ना मायूस हुए, बल्कि वो मेहनत करके आगे बढ़ते रहे, और आज जिस मुकाम पे हैं वो आप जब उन दोनों गेस्ट से मिलेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक एंड आई विल सी यू राइट आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि हम आज हमारे पास 2 ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं जिनकी ज़िंदगी में नाकामियाँ भी आई, परेशानियाँ भी थीं, बहुत सारी रुकावटें भी थीं, लेकिन वो ना मायूस हुई, ना डरी, ना रुकी, ना उन्होंने सोचा कि चलो भाई अब हिम्मत हार लेते हैं, बेहतर यह है कि अब जो सब कह रहे हैं कि भाई तुम ये नहीं पढ़ सकती, तुम ये नहीं कर सकती, या क्या पागल हो, क्यों गुलाब जामुन बिज़नेस कर रही हो, तो छोड़ देते हैं सारी काम को। लेकिन
इन्होंने गिव अप नहीं किया और आज वो जिस मकाम पे हैं, आप लोगों को भी उनकी जो कहानी आप लोगों के लिए भी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होगी। हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त शायद हिम्मत हार चुके हैं, लेकिन ये कहानी इनकी कहानियाँ सुन के हमें एहसास होगा कि नाकामी एक छोटा सा पार्ट होता है सक्सेस के प्रोसेस में। तो हम मिलते हैं इन दोनों कामयाब ख़वातीन से। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है किंजा राव। थैंक यू सो मच किंजा हमारे साथ होने का। किंजा एक एंटरप्रेन्योर हैं और भी बहुत सारी मल्टी टैलेंटेड खातून हैं जो कि किंजा अपने बारे में ख़ुद बताएंगे कि किंजा क्या कर रही हैं और किस तरह यहाँ तक पहुँची। इसके साथ मौजूद हैं सनोबर। वालेकुम सलाम। सनोबर स्टैंडर्ड चार्टर्ड में रिलेशनशिप मैनेजर। Yes, सनोबर की कहानी जब मैंने सुनी थी और मुझे ये पता चला था कि सनोबर ने किस तरह और कितनी सारी मुश्किलात से लड़ के आज सनोबर वहाँ हैं जहाँ पे मैं सनोबर को मिली, जो कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक था, तो वो कहानी यकीनन आप लोगों के लिए भी एक मोटिवेशन होगी। तो सबसे पहले किंजा, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि आप क्या हैं आजकल, क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, अपना एक बिज़नेस कर रही हूँ ऑनलाइन KMS क्रिएटिव के नाम से, जहाँ पे हम हैंडमेड गिफ्ट्स बना रहे होते हैं फॉर इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट्स के लिए। मेरा बैकग्राउंड एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से है। मैंने मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया हुआ है, तो 6 साल मैंने एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में काम किया है। दैन फिर मुझे क्रिएटिविटी का पैशन था, तो मैंने उस पैशन को कन्वर्ट किया अपने बिज़नेस में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब 10 साल से मैं अपना बिज़नेस कर रही हूँ ऑनलाइन, और ऑल ओवर पाकिस्तान हम माशाल्लाह उसको काम कर रहे हैं और आगे वो मज़ीद ग्रो होता जा रहा है। इसके पीछे बहुत लंबी जर्नी है, जो 10 साल का सफ़र मैंने अपने बिज़नेस में किया है ना। 10 साल तो एक ही काम 10 साल करते हैं, इसका मतलब है कि बहुत अप्स एंड डाउन्स आए होंगे। पहले तो बताइए शुरू कैसे किया। शुरू इस तरह किया था कि अम्मी ने सबसे पहले मुझे देखा कि वो बचपन में हम गुड़ियों से खेलते थे, तो चीज़ें कपड़े बना रहे होते, तो अम्मी ने नोटिस किया कि आई हैव समथिंग, कि मेरे अंदर वो क्रिएटिविटी स्किल्स हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ कोर्सेज़ कराए। तो जब मैंने वो कोर्सेज़ किए तो दैन उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैं ये चीज़ें बना रही हूँ तो वाई शुड आई गो फॉर द कमर्शियल कि मैं इसको करूँ। तो मैंने एग्जीबिशन की, वहाँ लोगों को मेरा काम बहुत पसंद आया और मेरी सेल हुई काफ़ी अच्छी। दैन उधर से मुझे मोटिवेशन हुई कि मैं इसको क्यों ना अब एक प्रॉपर बिज़नेस की तरफ लेके जाऊँ। तो मैंने अपना फेसबुक पेज स्टार्ट किया, वहाँ से अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऑर्डर्स आने शुरू हुए। पाकिस्तान के ऐसे ऐसे कोनों से मुझे ऑर्डर्स आए कि मैं ख़ुद भी हैरान थी। और अब हमने वेबसाइट अपनी लॉन्च करी है, तो अब कस्टमर्स के लिए आसानी हमने और कर दी है कि वो इजीली हमें ऑर्डर वहाँ से कर सकते हैं। ज़बरदस्त। तो इस जर्नी के पीछे मेरे पेरेंट्स का, ख़ासकर अम्मी का बड़ा हाथ था। अब वो नहीं है हयात, लेकिन उन्होंने बहुत हमें सपोर्ट किया। फादर थोड़ा सा होते थे कि बच्चियों को तुम कहाँ पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर रही हो, वो नहीं पढ़ पाएंगी, लेकिन अम्मी का था कि साइड पे एक इनके साथ स्किल्स होनी चाहिए जो उनको आगे उनके फ्यूचर में हेल्प करें। दे हैव टू बी इंडिपेंडेंट ऑन के मर्द हो या ना हो, लेकिन उन्हें खुद मुख्तार होना ज़रूरी है। अच्छा, जब आप ये हैंडमेड का करी थी तो मार्केट में तो बड़ी सैचुरेशन है, बहुत सारे लोग हैंडमेड बना रहे हैं, तो आपको ये महसूस नहीं हुआ कि मैं जो करने जा रही हूँ शायद बहुत सारे लोग और भी ये कर रहे हैं? जिस वक्त मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम इतना कंपटीशन नहीं था। अच्छा, कंपटीशन हमें कोविड के बाद मिला है। कोविड में बहुत सारे लोग जब घर बैठे और लोगों को समझ नहीं आया कि उन्होंने करना क्या है, दैन फिर वहाँ से हमें कंपटीशन मिला। तो बीच में जो अभी मुझे काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए भी मेरे बिज़नेस में, कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो तब माशाल्लाह बहुत बूम पर था। फिर दैन 2019 के बाद थोड़ा सा मेरा बिज़नेस लॉस में जाने लगा और मैं डिप्रेशन में चली गई थी कि ये क्या हो रहा है। मैं अप्स एंड डाउन में ऐसे नहीं समझ पा रही थी बिज़नेस के। दैन फादर सपोर्टेड मी इन दिस, और उन्होंने कहा कि नहीं, कि आप इसको आगे कंटिन्यू करो, बंद नहीं करना। मैं एक टाइम पे आ गया था कि मैं शायद बंद कर दूँ, तो मुझसे नहीं हो रहा। बट मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टेड है। KMS क्रिएटिव बेसिकली हम 3 बहनें हैं, तो हम तीनों बहनों का फिर यही डिसीजन था कि इसको फिर आगे मूव ऑन करना। अच्छा, तो तीनों बहनें मिलकर कर रही हुई काम? जी, कंजा, मायरा, सदिया बेसिकली। तो मैंने उसको एक KMS क्रिएटिव्स, क्योंकि तीनों बहनों की क्रिएशंस हैं, तो मैंने उसको KMS क्रिएटिव कर दिया। और वालिदा का इंतकाल कब हुआ था? 2015। अच्छा, शुरू उन्होंने मगर हेल्प करके नहीं, हाँ 13 में हमने स्टार्ट किया था, तो शुरू के 3 साल जब तक वो थी हमारे साथ तो काफ़ी मतलब अच्छा बिज़नेस चला। तो एट द टाइम ऑफ कि मैं उनकी डेथ के वक्त भी मुझे ऑर्डर्स आ रहे थे और मैं लोगों को मना कर रही थी कि मैं इस वक्त नहीं ऑर्डर कर रही थी। वो टाइम था कि मैं थोड़ा सा लो हो गई थी। बट मोटिवेशन अम्मी ही थी, बिकॉज कि उन्होंने ही हमें इतना ग्रो अप और सब चीज़ें की थी, स्किल्स। तो मैंने KMS क्रिएटिव को एक पूरा प्रॉपर एक समझ लें कि अम्मी के जितने भी प्रोडक्ट उसको एक नाम दे दिया KMS क्रिएटिव। अच्छा, ये बताइए कि आप कह रही थी कोविड में जो है वो बिज़नेस बिल्कुल बैठ गया था और आप ये सोच रही थी कि मैं बंद ही कर दूँ। व्हाट केप्ट यू गोइंग?
एज आई टोल्ड यू माई फादर इज़ माई मोटिवेशन। उन्होंने काफ़ी मुझे मोटिवेट किया इसके हवाले से, और यानी कि जो फैमिली की सपोर्ट है, एग्जैक्टली फैमिली के सपोर्ट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते कुछ भी। सो फादर का बैकग्राउंड थोड़ा सा टेक्निकल था, लेकिन ये है कि उन्होंने मुझे कहा कि हिम्मत नहीं हारनी है, बिल्कुल लूज़ नहीं करना है, ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे ज़िंदगी में, बट यू हैव टू। उस टाइम पे मेरे पर काफ़ी जिम्मेदारियाँ आ गई थी, बिकॉज अम्मी के जाने के बाद मुझे घर भी देखना था, मेरी अपनी पढ़ाई भी चल रही थी, मेरे अपनी स्कूल जॉब चल रही थी, तो मैं चारों चीज़ों को मैनेज करती, फिर ऑर्डर्स आते तो उनको भी देख रही होती। तो मुझे एक साथ जब इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई तो वहाँ पर बहुत मुश्किल हुई मुझे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ माई फादर एंड माई सिस्टर्स मैंने उसको परसू किया आगे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके चलें गुड ज़बरदस्त। अच्छा, आप सनोबर से बात करते हैं। सनोबर, यकीनन आप जो आज हम देखते हैं कि भाई कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रही हैं, वन ऑफ द लीडिंग बैंक्स स्टैंडर्ड चार्टर्ड में है, मेरी आपकी मुलाकात भी स्टैंडर्ड चार्टर्ड में ही हुई थी। तो ये पूरा सफ़र कैसा रहा, या कौन सी ऐसी मुश्किलात थी जिन्होंने यकीनन आपको भी कभी मायूस किया होगा, कभी तोड़ा होगा, तो कैसा रहा ये सफ़र? Well, it's wonderful journey, but it was very difficult to reach this because initially ऐसा था कि when I was growing up तो मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि मुझे कुछ बनना है, बट आई हैड नो आइडिया कि मुझे बनना क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, मुझे कुछ पता नहीं था। एंड देन आई स्टार्ट फोकसिंग ऑन माई स्टडी, मुझे पढ़ने का शौक़ था। तो और माई फैमिली इज़ लाइक, हमारी फैमिली में सिर्फ ये परमिशन थी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग कर सकते हैं, दैट्स इट। इस तरह की प्रोफेशनल लाइफ वॉज नॉट अलाउड। एंड सेकेंडली जहाँ तक एजुकेशन की बात है तो इंटर इज़ लाइक कि आपने बहुत पढ़ लिया, इंटर तक ही, या इंटर इज़ लाइक आपने अच्छी क्वालिफिकेशन हासिल कर ली। बट मेरे माइंड में ये था कि उन्होंने इंटर किया, फिर मैंने उसके बाद आई वाज लाइक कि अब मुझे ग्रेजुएशन करना है और मुझे बीकॉम जो है वो सेंट पैट्रिक कॉलेज से करना है। एंड बिकॉज हमारी फैमिली में ये था कि पिक एंड ड्रॉप, आप अकेले कहीं में नहीं जा सकते, अच्छा, भाई या पापा। एंड व्हेन आई सेड कि मुझे एडमिशन लेना है तो माई फादर वाज लाइक कि आपको पिक एंड ड्रॉप कौन देगा, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल दैट। आई स्टिल रिमेंबर दैट, मैंने कहा पापा जी आप और कोई नहीं। एंड देन ही वाज लाइक ओके फाइन। फिर वहाँ पे एडमिशन लिया। उस टाइम पे फीस जो थी मेरी दैट वाज लाइक 2500 एट दैट टाइम इट वाज मच, यू नो, बिकॉज और किसी मतलब पूरे ख़ानदान में आई एम द फर्स्ट जिसने इनिशिएटिव लिया कि नहीं मुझे आगे पढ़ना है एंड ऑल दैट। उसके बाद जब मेरे फादर ने देखा कि नहीं, मेरा इंटरेस्ट देखा, तो ही वाज लाइक अच्छा चलो ग्रेजुएशन भी करने दो। उसके बाद आई मास्टर्स की बात। एंड ग्रेजुएशन के बाद बिकॉज जब मैंने इंटर में पढ़ा था तो वन ऑफ माई टीचर टॉट मी कि जब आप ग्रेजुएशन कर लेंगे तो जॉब भी साथ करना और मास्टर्स भी करना। जब आपका मास्टर्स कंप्लीट होगा तो आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा, वर्किंग एक्सपीरियंस भी। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सुबह 9 to 5 जॉब एंड देन फिर 6 to 9 इकरा यूनिवर्सिटी, कॉलेज यूनिवर्सिटी। अब जब मैंने यूनिवर्सिटी को बोला तो माई फादर वाज लाइक नहीं बस अब नहीं एंड देन फिर मैंने काफ़ी उनको कन्विंस किया। मेरी मदर की बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट फादर की रही है। अगर मैं आपको सच बात बताऊँ, मुझे खुद से पे करनी होती फीसें तो शायद मैं नहीं पढ़ती लेकिन ये कि माई फादर सारी फाइनेंशियल सपोर्ट उनकी थी। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने देखना शुरू किया कि मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है एंड ऑल दैट, प्लस फिर जॉब के साथ मैनेज करना यूनिवर्सिटी, वो एक टाइम पे आके बहुत मुश्किल हो गया था बिकॉज सुबह ऑफिस एंड देन यूनिवर्सिटी। तो फिर मैंने बीच में आके अपने पेरेंट्स को बोला कि नहीं, आई कांट डू दिस, मैं कोई एक चीज़ कर लेती हूँ और आई थिंक मैं जॉब चूज़ कर लेती हूँ। देन माई पेरेंट्स सेड टू मी कि नहीं, इसको स्टार्ट करना आपका डिसीजन था लेकिन इसको कंप्लीट करना हमारा डिसीजन। तो दैट वाज वेरी मोटिवेशनल थिंग फॉर मी एंड आई वाज लाइक ओके। एंड देन फाइनली फिर मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद क्या था, पहले तो मेरे फादर एग्री नहीं थे, वो इस बारे में बात नहीं करते थे, वो इग्नोर कर देते थे लेफ़्ट राइट। फिर जब मैंने कंप्लीट कर लिया, व्हेन आई वाज डूइंग इट, तो फिर जब कोई गेस्ट आते थे या मेरे फादर के कोई फ्रेंड्स आते थे, फ़ख्र से मिलवाते, बहुत प्राउड से बता रहे होते थे, मैं साइड पे खड़ी हुई सुन रही होती थी कि मेरी बेटी जो है वो इकरा यूनिवर्सिटी से MBA कर रही है। तो दैट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ कि जब वो जो एग्री नहीं थे फिर वो इतने फ़ख्र से लोगों को बताते थे। सो दैट वाज द बेस्ट थिंग। अच्छा, अक्सर ये होता है ना कि जिस वक्त हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो इतने सारे लोग नहीं सपोर्ट करते, हमें ज़्यादातर नहीं करते, लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, किसी मकाम पे पहुंच जाते हैं तो फिर सभी लोग तालियां बजा रहे होते हैं। वो बहुत दैट्स द बेस्ट थिंग, बेस्ट फीलिंग्स। अच्छा, अब आप दोनों कोई मैसेज देना चाहेंगी? पहले कंज़ा, क्या कहना चाहोगी उन तमाम लड़कियों से या ख़वातीन से या उन मर्दों से जो इस वक्त किसी न किसी मायूसी का शिकार हैं या मुश्किलात का शिकार हैं?
कोई ऐसी बात आप उनसे कहना चाहें? मायूसी सबसे पहले तो हमारे यहाँ इस्लाम में है ना कि कुफर है, उसके बारे में तो आपने सोचना ही नहीं है। थिंग इज़ कि आप खुद ही अपने लिए स्टैंड जब तक नहीं पैदा करेंगे तो आप खुद भी कोई चेंज नहीं ला सकते। तो चेंज आपने अंदर पर खुद ही लाना है। ट्रू। और जो प्रोक्रेस्टिनेशन हम रोज़ाना कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे, उसको ख़त्म करके आपने अपने डिमेंड से खुद लड़कर आगे बढ़ना है, तभी आप आगे ज़िंदगी में कुछ अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहोगे सनोबर? वेल, पीस ऑफ एडवाइस फॉर द यंगस्टर्स इज़ कि जो चीज़ आप बनना चाहते हैं ना, स्टार्ट इमेजिनिंग इट। आप सोचें, आप अपने आप को वहाँ इमेजिन करें कि मैं वहाँ हूँ, मैं ये कर रही हूँ। मेरी सक्सेस की जर्नी का बैक एंड पे रीज़न यही है कि मैं इमेजिन करती थी कि मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, मैं इमेजिन करती थी कि मैं एक प्रोफेशनल जॉब कर रही हूँ, ऑल दैट। सो आप इमेजिन करें, आप सोचें, एंड वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली बात। एंड थ्रू दिस चैनल आई रियली थैंक्स टू माई पेरेंट्स कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। एंड अगेन वन थिंग मोर, आई रियली थैंक्स टू माई हस्बैंड एज वेल कि अब वो हर चीज़ में मेरे लिए बहुत सपोर्टिव हैं। लाइक प्रीवियस लाइफ में मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, इस लाइफ में मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, हर चीज़ में बहुत सपोर्ट करते हैं। सो दैट्स द रीज़न टुडे आई एम हियर। क्योंकि फैमिली की सपोर्ट से आपको जो कहते हैं ना, Exactly. पर तो हमारे पास होते हैं मगर उसके नीचे जो एयर है वो फैमिली की सपोर्ट है। family से मिलती है। थैंक यू सो मच Thank आप you. दोनों का कि आपने Pleasure. वक्त निकाला, अपनी स्टोरी शेयर की। एंड आई एम श्योर बहुत सारी ख़वातीन, मर्द, बच्चे, हम बहुत दफ़ा मुश्किलात से गुजर रहे होते हैं और हमें लगता है अंधेरा है, हकीकत तो अंधेरा नहीं हम होता। सबको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मोटिवेशन की ज़रूरत बिल्कुल, होती एक है। मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। आपकी शायद कहानी किसी न किसी के लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन साबित हो। शुक्रिया। Thank you Thank so you. much. Thank you so much for inviting me. It's pleasure. It's pleasure. अब हमारे किचन में साइमा ने केसरियस तैयार कर लिए होंगे। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम किचन में जाएंगे और देखेंगे कि साइमा के जो केसरियस हैं वो कहाँ तक पहुँचे। सो डोंट गो एनीवेयर, आई विल सी यू राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं मौजूद हूँ हमारे किचन में और साइमा जो है वो केसरियस को असेंबल कर चुकी हैं। खुशबू बहुत मज़ेदार आ रही है। साइमा, ये अब रेडी हैं? बिल्कुल, ये तैयार हैं और इसके साथ मैंने सावर क्रीम। अच्छा साइमा, सावर क्रीम जो है वो बहुत महंगी मिलती है बाजार में। बिल्कुल बिल्कुल, और कोई रेडीली अवेलेबल भी नहीं है हाँ, यहाँ तो कोई पे। है तरीका घर बिल्कुल, में मैं बनाने इसको घर से ही बना के लेकर आई थी। इसकी रेसिपी वैसे आपको रेसिपी कार्ड में आ जाएगी सामने, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। आप लोग ने कुछ नहीं करना, आपने थोड़ी सी हाफ कप ऑफ क्रीम लेनी है। एनी टेट्रा पैक क्रीम आप ले लीजिए घर में। उसके साथ आप 2 टेबलस्पून ऑफ योगर्ट, बाज़ार का योगर्ट ले लें, चाहे आप टेट्रा पैक योगर्ट ले लें, उसको मिक्स करना है। और इसके अलावा इसमें आपने हाफ़ लेमन स्क्वीज़ कर देना है फॉर इतनी क्वांटिटी के लिए। हाफ़ लेमन स्क्वीज़ करके आपने इसको रैप करके किसी गर्म जगह पे रखना है, चाहे आप रूम टेम्परेचर पे रख दें या हमारे यहाँ कराची में वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आप इसको बाहर छोड़ दें फॉर 24 आवर्स और नेक्स्ट डे आपका सावर क्रीम रेडी है। अच्छा, फॉर 24 आवर्स। Yes. जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है सावर क्रीम, यानी सावर। क्रीम खट्टी हो जाएगी। बिल्कुल, क्रीम खट्टी हो जाएगी। क्या सिर्फ क्रीम के अंदर सिर्फ नींबू करें तो भी हो सकता है या नहीं? दही डालना ज़रूरी है? दही से बहुत अच्छा क्रीमी और टेक्सचर आ जाएगा सही। इसका। क्रीम के साथ दही का एक फ्लेवर आएगा, जब आप खाएंगे तो आपको एक क्रीमीनेस का एहसास भी रहेगा, यानी बिल्कुल खट्टा नहीं लगेगा। ठीक है। हमने बिल्कुल खट्टा नहीं करना है। अगर आप अभी ट्राई करेंगी मैं विश, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा और कितनी इसके अच्छी साथ बनी आपने हुई। क्या चीज़ इसके साथ हमने ये सालसा, मैक्सिकन सालसा है, जो ये भी हमने होममेड बनाया है। ये बाहर बहुत एक्सपेंसिव मिलता है। इसमें आपने क्या क्या डाला? इसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट शो में शेयर करूंगी, क्योंकि जब हम इसको मज़ीद और वेरिएशंस के साथ बनाएंगे केसरियास को, तो हम इसकी भी रेसिपी साथ में ही शेयर ठीक है, तो कर मैं देंगे। थोड़ा सा टेस्ट कर सकती हूँ जी, क्रीम के बिल्कुल। साथ? अच्छा जी, तो ये अंदर चीज़ भी मेल्टेड है। वाकई आप सही कह रही हैं कि इसका जो है वो ओवरपावरिंग खटास नहीं है, overpowering और बहुत ही नहीं। सॉफ्ट है। अच्छा, ये जो टॉर्टियाज़ हैं जी। ये फ्रेश आपको जब सर्व करने हैं तो उसी वक्त बना के आप सर्व करें? ये बिल्कुल आपको फ्रेश ही बनाने होंगे। टॉर्टियाज़ आप पहले से बना के रख लीजिए खाली, लेकिन quesadillas जो हैं वो आपने बनाने जब होंगे वो आपको फ्रेश ही सर्व करने होंगे।
ऑल राइट, थैंक यू सो मच साइमा। थैंक यू माविश। मैं हर रेसिपी की बात कहती हूँ, मैं घर जाके ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि आपकी रेसिपीज़ की अभी तक खास बात है कि बड़ी झटपट बन रही हैं। बिल्कुल, हम आइंदा भी आने वाले प्रोग्राम्स में झटपट बनने वाले ही रेसिपीज सिखाएंगे ताकि कम से कम किचन में टाइम स्पेंड हो और ज़्यादा दूसरे कामों में जो कि दूसरों की किसी न किसी और दूसरों के काम आए। मैं भी अक्सर मेरा ख्याल है कि खाना इज़ वन पार्ट ऑफ योर लाइफ, तो उसको कोशिश करें जितना एफिशिएंटली कर सकें। थैंक यू सो मच साइमा, हमेशा की तरह एक और झटपट रेसिपी लेकर आने के लिए। और आई एम श्योर जो सब देख रहे हैं आज वो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करेंगे और फिर ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपके बच्चों ने या आपके हस्बैंड ने इस मज़ेदार सी रेसिपी को खा के फिर उनका क्या वो था फीडबैक था। कल मैं आपसे दोबारा मिलूंगी सुबह 9 बजे। हमारे साथ होंगे कुछ इंटरेस्टिंग गेस्ट शेफ़ साइमा की कोई मज़ेदार सी रेसिपी और राजिया की दुनिया भर की खबरें। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग अगेन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।